हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। और स्पेशली भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे और सारी चीजों को हम समझेंगे कि क्या क्या आवश्यकता है ठीक करने की और क्या क्या किया जा रहा है। देखिए, जो ये परिवर्तन है, जो जलवायु परिवर्तन है, इससे है क्या, समंदर का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हिम पिघल रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं। और ये कोई अचानक घटना नहीं है, ये काफी समय से चला आ रहा है। ये समस्त विश्व की एक बड़ी समस्या है, न केवल भारत की। लेकिन हम आज जो भारत के परिप्रेक्ष्य में कृषि को लेकर समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कृषि पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, भारतीय कृषि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन का शिकार हो रही है और इसके लिए क्या हमारे वैज्ञानिक या हमारे किसान भाई इस बात के लिए तैयार हैं। किसानों को हम सभी जानते हैं कि अन्नदाता के नाम से जाना जाता है उनको। अगर किसान या फसल किसी देश में अगर अच्छी नहीं होगी तो वो किस तरीके से खाद्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो जलवायु परिवर्तन एक पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। इससे मैंने बताया कि समंदर का जो स्तर है, जल स्तर है, वो बढ़ता जाता है और हिम पिघल रहे हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो कृषि पर इसका कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि इस समय पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग रिपोर्ट जारी करी गई है और उसमें कहा गया है 310 जिले जो हैं उनको हाई रिस्क जोन में रखा गया है और बताया गया है कि यहाँ पर कृषि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण, जैसा कि हम जानते हैं, मृदा भी कम उपजाऊ हो जाती है। अनुकूल वातावरण अगर नहीं होगा तो कीट पतंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और भी बहुत तरीके की समस्याएं हो जाएंगी। कई बार अगर पकी हुई फसल पर मौसम अगर अलग तरीके से वार करता है, सपोज करिए रबी की फसल अगर लगी हुई है और अगर बहुत ज्यादा सर्दी या फिर बहुत ही ज्यादा बारिश हो जाती है उस समय पर, तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये जो उचित तापमान है, इसको कैसे, कौन सी ऐसी फसलें उगाई जाएं या उचित तापमान को कैसे मेंटेन रखा जाए, इन सारी चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हमारी जो सरकारें हैं वो एक कमेटी किस तरीके से गठित करती हैं जिसमें किसान भाइयों को शामिल किया जाए और इसके बारे में क्या क्या प्रावधान किए जाएं और उनसे जाना जाए कि किस तरीके की फसलें उगाने के लिए हमारा क्षेत्र बहुत ज्यादा सही है। तो ये बातें केवल एक बड़े लेवल पर ही नहीं, पहले राज्य के तौर पर देखी जाएंगी। राज्य के बाद अगर बात करें तो जिलों में और फिर ब्लॉक में जाके इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। देखिए, कृषि एक ऐसी चीज है जो खेतों में अगर हो रही है तो खेत, गांव और खलिहान, जो आसपास की चीजें हैं, जो खेत हैं, वहां पर आसपास की चीजों में इन चीजों को देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में, सपोज करिए जो उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर अगर कृषि की कोई समस्या है तो वहां पर उस समस्या को वहां के रहने वाले लोग ही बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं इस चीज को कि यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं। अगर बात करी जाए कि किसी बड़े स्तर पर, अगर हम किसी बड़े स्तर पर बात करते हैं तो कृषि के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक हैं कि जो दशाएं और परिस्थितियां हैं वो सभी अनुकूल होनी चाहिए, तभी जाके किसी भी राज्य में अच्छी फसल या अच्छी पैदावार हो सकती है। देखिए, किसान कभी भी जब भी फसल उगाता है तो वो ऑब्वियस सी बात है अपने खाने के लिए उतनी ज्यादा नहीं उगाता है। हमेशा उसके लिए क्या है कि वो एक काम करने के तौर पर उसका एक रोजगार है वो। अगर कृषि का मूल्य उसे सही समय पर और उचित नहीं मिलेगा तो वो फसल उगाने के लिए सक्षम नहीं होगा। और अगर जलवायु परिवर्तन के कारण ये सारी समस्याएं अगर बढ़ रही हैं तो किसान किस तरीके की फसल उगाएं ताकि वो अपने जो उनके मूल्य हैं उनको वो आसानी से मिल सके। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय कृषि जो है वो एक, भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः कृषि पर ही आधारित है। कृषि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है क्योंकि खाद्य पोषण संबंधी जो जरूरतें हैं वो कृषि से ही पूरी होती हैं और ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। भारत में आज भी 60% लोग लगभग कृषि में लगे हुए हैं। ये सकल घरेलू उत्पाद, अगर हम जीडीपी की बात करें तो 17% अपना योगदान करती हैं। ऐसे में अगर कृषि के साथ या कृषि अच्छी नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है जीडीपी पर भी फर्क पड़ेगा और खाद्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।
अगर हम बात करें 1950 से 51 के बारे में, तो उस समय की बात थी 51 मिलियन टन उत्पादन था केवल। लेकिन धीरे धीरे लगातार इसमें बढ़ोतरी होती गई और आज हम एक सक्षम है इस मामले में कि कई चीजों में हम प्रथम स्थान भी रखते हैं और कृषि में एक अच्छा काम कर रहे हैं। देखा जाए, जब हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के आने के बाद से खाद्यान्न के लिए हम सक्षम हो गए। अपने देश में खाद्यान्न उत्पन्न इतने होने लगे, इतनी उत्पादकता हो गई कि उनके लिए हम सक्षम हो गए। जैसे बात करी जाए अगर पंजाब की, पंजाब में पहले चावल वहां पर नहीं होता था क्योंकि वहां पर सिंचाई की सुविधाएं अच्छी नहीं थी। लेकिन धीमे धीमे तकनीक को विकसित किया गया और इस तरीके के प्रावधान किए गए कि वहां पर आज चावल अच्छी मात्रा में उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से किस तरीके से कैसे कैसे काम किए जाएं ताकि भारतीय कृषि अब केवल मानसून का जुआ बनकर ना रह जाए, बल्कि तकनीकी कारणों से या तकनीकी जो चीजें हैं उनसे उसको और अच्छी उत्पादकता उसकी बढ़ाई जा सके और आम किसान को भी वो सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जा सके। देखिए, किसान को अगर उपलब्ध कराने वाली बात है तो महत्वपूर्ण बातों में जो आती है वो बीज होता है। बीज होता है, उसको बीज होने के बाद जब उसकी फसल हो जाएगी तो उसे सबसे बड़ी चीज जो होती है वो उसे मार्केट मुहैया होना चाहिए। अगर उचित मार्केट और वैल्यू नहीं मिलेगी तो किसान उस फसल से अपना मुंह मोड़ लेगा और आगे उस फसल को उगाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में अगर किसान नहीं अवेयर होगा और नई चीजें उसे मिलेंगी या सरकार की नीतियां उन तक अगर प्रॉपर नहीं पहुंचेंगी तो वो इस काम को करने से आनाकानी करेंगे। देखिए, ज्यादातर क्या है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे कई हद तक यही रीजन है कि भारतीय कृषि जो है उनको धोखा दे रही है और कृषि में वो बदलाव जो आ रहे हैं उनके लिए वो किसान उतने सक्षम नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण अगर देखा जाए, जरूरी नहीं है कि जिस एरिया में बारिश अच्छी होती थी आगे भी उसमें बारिश अच्छी होती रहेगी और सूखा नहीं पड़ेगा। तो अगर हम बात करें, जैसे कि अगर बात करी जाए, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब आदि ऐसे राज्य हैं जहां पर फसलें उगाई जाती है और यहाँ पर अगर सूखे की बात होती है तो कई बार यहाँ पर सूखा पड़ जाता है और यहाँ पर फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है बारिश की वजह से। जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक ही चीज को इम्पैक्ट नहीं करता है कि केवल बारिश हो रही है या असमय बारिश हो रही है या लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है, कभी अधिक सर्दी हो रही है तो कभी अधिक गर्मी हो रही है। हीट वेव्स जो आती हैं वो भी जलवायु परिवर्तन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे बड़ी जो अहम समस्या है वो भारत में इसी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उन्नत किस्म के बीजों को बनाया जाए। जो वैज्ञानिक हैं वो ऐसे बीजों को बनाएं जो कम बारिश में या फिर ज्यादा बारिश में जो जिस तरीके के एरिया है वहां पर वो उगाए जा सके। दूसरी बात, पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है। ये तो एक क्लाइमेट चेंज एक अलग ही समस्या है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या भारत में एक और है, क्योंकि हम जो जमीनी पानी है, जो वाटर था, उसको हम पूरा बहुत ज्यादा उसका दुरुपयोग कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, उसको हम यूज कर चुके हैं। तो ये जो पानी को, जो फसलों को पानी की आवश्यकता है, अब उसको कैसे किया जाए पूरा, तो कई बार पानी का संचय भी हमें करना चाहिए। पहले गांवों में देखा जाता था कि बहुत सारे तालाब हुआ करते थे और बारिश जब होती थी तो सारा का सारा पानी उसी तालाब में भर जाता था और उसके बाद वो कई बार सिंचाई में भी उपयोग होता था और जमीनी लेवल को भी वो ठीक करता था। लेकिन अब क्या हुआ, उन सारे तालाबों को जनरली गांवों में क्या किया, पाट दिया गया है और नए कुएं और तालाब खोदे ही नहीं जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ग्राउंड लेवल जो वाटर होगा वो तो कम ही हो जाएगा ना। तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डाउन होता चला जा रहा है। इस बात पर भी बहुत विशेष गौर करने की आवश्यकता है कि वाटर कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाए ताकि फसलों को उचित समय पर पानी की व्यवस्था मिल सके। जैसे मैंने महाराष्ट्र की बात करी, वहां पर वैसे ही अक्सर कर सूखा पड़ जाता है। गर्मियों में कई बार ऐसे आप वीडियोस देखते होंगे या फिर अगर वहां की खेती के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप समझते होंगे, वहां पर सूखे की काफी समस्या होती है। तो उन चीजों को पूरा कैसे किया जाएगा? देखिए, पानी जितना बरसा वही एवापोरेट होके जाएगा, हमारे पास पानी उतना ही है, लेकिन उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे उसको संरक्षण दिया जाए, इस बात पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है। और मैंने बताया जैसे कि उन्नत किस्म के बीजों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है ताकि वो हर मार को झेल सके।
अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी तो जाहिर सी बात है भारतीय कृषि के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण हो क्या रहा है कि जो सीजन जैसे गर्मी का था, अगर टेम्परेचर 35 से 36 तक रहता था, तो अब वो टेम्परेचर बढ़ के हो रहा है 40 से लेकर 42 तक। तो फसल बोने के लिए या किसी फसल के लिए टेम्परेचर अगर 40 तक मैक्सिमम था, तो अब जाके वो 42-43 हो रहा है। तो उस टेम्परेचर को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से उसमें बीज डाले जाएं खेतों में ताकि वो उस टेम्परेचर को झेल सके। जाहिर सी बात है, जिस फसल को जितने टेम्परेचर की, जितनी गर्मी की आवश्यकता होगी, उतना ही वो फसल झेल पाएगी। अगर उससे ज्यादा या उससे बहुत कम उसको मिलता है तो वो फसल बर्बाद हो जाती है। इसीलिए कई बार किसान इतनी मेहनत से फसल बोता है और उसके रिटर्न में या एवरेज में उसे कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो तापमान का घटना और तापमान का बढ़ना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रही हैं। अगर देखा जाए तो तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है वो 0.86 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तापमान अभी तक बढ़ चुका है। अगर जो वैज्ञानिक प्रोजेक्शन लगा रहे हैं, जो वैज्ञानिक कयास लगा रहे हैं कि बहुत ज्यादा समस्या आगे आने वाली है, तो उन चीजों के लिए केवल जलवायु परिवर्तन ही एक कारण नहीं है, उसके पीछे ये भी एक अर्बनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे समस्याएं और ज्यादा खड़ी होती जा रही हैं, क्योंकि जब जहां पर लोग रहने लगेंगे और नगरीकरण बढ़ेगा तो वहां का तापमान बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो एक ये भी बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है। जैसे दिल्ली को ही लेके अगर देख लेते हैं, जहां पहले टेम्परेचर लगभग 34 से 36 रहता था, अब वहां पर टेम्परेचर गर्मी के दिनों में 40 से लेकर 42-45 तक भी पहुंच रहा है। तो लगभग ये क्या हो रहा है, वो एक तरीके का हीट आइलैंड बनता जा रहा है। इस तरीके की समस्याएं भी यहाँ पर देखी जा रही हैं। तो अगर बात करी जाएगी ICAR के अकॉर्डिंग, तो इन सारी चीजों के लिए सोचना और समझना और किसानों को शामिल करना किसी भी नीति में बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। वैज्ञानिक अपनी दृष्टि से एक लैब में बैठकर या फिर एक ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो जमीनी हकीकत को या बहुत सारी चीजों से परे होते हैं जो किसान झेलते हैं, जिन समस्याओं को। तो कोई भी समिति बनाई जाए या कोई भी ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें भारतीय किसानों को शामिल किया जाए और उनसे उनकी समस्याएं, जगह जगह की समस्याएं पूछी जाए। देखिए, एक राज्य के स्तर के बाद एक बात करी जाए तो एक ब्लॉक स्तर तक जाकर इन चीजों को समझना पड़ेगा, जिले स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक जाना पड़ेगा और क्या समस्याएं हैं कृषि में, उन सारी चीजों पर विशेष गौर करना पड़ेगा। तभी जाके इन जलवायु परिवर्तन की जो परिस्थितियां हैं इनसे निपटा जा सकता है। लोकल क्लाइमेट क्या अडॉप्ट कर रहा है, किस तरीके की वहां समस्याएं हैं। जैसे किसी क्षेत्र में अगर बारिश ज्यादा होती है अमूमन तौर पर, तो वहां पर जलभराव की स्थिति बनना स्वाभाविक है। तो जलभराव की स्थिति में किस तरीके की फसलें उगाई जा सकती हैं, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। या कौन सी तकनीक विकसित की जाए या ऐसे कौन सी प्रजाति विकसित की जाए जिससे कि जल भराव वाली जगहों पर उन फसलों को उगाया जा सके। और अक्सर कर देखा है पानी की कमी की वजह से भी कई जगहों पर नहीं हो पाता है, तो उन जगहों पर ऐसी फसलों या ऐसी बीजों को उगाया जाए जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो। ड्रिप सिंचाई की जाए, इस तरीके से पानी की खपत को कम किया जा सकता है और अच्छी फसलों की पैदावार की जा सकती है। अगर तकनीकी को और बढ़ाने की बात करें तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें अगर सुधार की बात को देखते हैं तो सुधार के तौर पर हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, पानी का संचय किया जाए, संरक्षण किया जाए, उसको किस तरीके से फसलों के लिए उगाया जाएगा। दूसरा है ड्रिप सिंचाई को भी हम उपयोग में ला सकते हैं ताकि जो पानी है उसको कम से कम खर्च किया जा सके। जैसे पंजाब है, पंजाब में बहुत ज्यादा हर खेत है उसका मालिक है, हर किसी के पास अपने पर्सनल ट्यूबवेल है। उन ट्यूबवेल के हिसाब से देखा जाए कि अगर एक ट्यूबवेल को साझा करके 4 से 5 लोग अगर काम कर सकते हैं, तो इस तरीके की नीतियां बनाई जाएं कि एक ट्यूबवेल 4 खेतों के लिए या जो 4 मालिक हैं खेतों के उनके लिए है, वो उसको यूज कर सके। मतलब कुल मिला के साझा चीजों को किया जाए ताकि ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम उपयोग हो और उत्पादकता और उत्पादन अच्छे से हो सके। फसलों के लिए मेन चीजें जो हैं वो आसानी से प्रोवाइड भी हो सके और नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम खर्च किया जा सके। मैंने बताया ड्रिप सिंचाई के लिए, और जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को कम उपयोग में लाया जाएगा उतना ज्यादा इनका आगे फायदा होगा।
देखिए, एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य जो होता है, जैसे आईसीएआर की अगर हम बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है किस तरीके से उत्पादकता को बढ़ाया जाए। हर जो भी क्षेत्र होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उत्पादकता कितनी ज्यादा बढ़ाई जा सके ताकि उसकी मार्केट वैल्यू है या जो बाजार मूल्य है वो आसानी से और अच्छा से अच्छा मिल सके। तो अगर बात करी जाए इन सब के बारे में तो आईसीआर इस पर विशेष ध्यान देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसको सस्टेन रखा जा सके। उत्पादकता जितनी हो रही है वो गिरे ना और अच्छी क्वालिटी और उन्नत किस्म के बीज दिए जाएं किसानों को, ताकि वो अपने खेत में उन बीजों को डालकर एक अच्छी फसल और अच्छी पैदावार को उत्पन्न कर सके और उनके लिए मार्केट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कमेटी मैंने बताया बनाई जाए जिसमें किसान भाइयों को अवश्य रूप से शामिल किया जाए, क्योंकि बिना उनकी जरूरत के और बिना उनकी चीजों को समझे हुए ये बहुत ही मुश्किल है कि एक अच्छी नीति का निर्धारण किया जा सकेगा। जब तक जो समस्याओं को झेल रहे हैं छोटे स्तर पर, इवन ब्लॉक स्तर पर मैंने बात करी, तो जो जो एरिया में जिस जिस तरीके की समस्याएं हैं जिसको वो झेल रहे हैं वो सही से उन चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे और उस तरीके से वो बता पाएंगे उस नीति निर्धारण में कि किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो मैंने बताया क्लाइमेट चेंज की वजह से जितनी समस्याएं आ रही हैं उनके लिए न केवल किसानों को, सरकार को, किसानों को, जितने भी लोग उस व्यवसाय से या उन चीजों से जुड़े हुए हैं उन सभी को इसके बारे में सोचने और समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि जो 310 जिले जो बताए जा रहे हैं ये बहुत हाई रिस्क जोन में है। अगर वहां पर पैदावार अच्छी नहीं होगी तो वहां के लोगों के लिए व्यवसाय और क्या विकल्प हैं, किस तरीके से किसान अपनी पैदावार को बढ़ाए और अपनी जीविकोपार्जन चलाने के लिए वो काम करे। तो जितना मैं समझा पाई आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में उतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई कमी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।